रिसेंट टाइम्स में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म काफी बढ़ चुका है। Go back to India. What? We don't want you here. Furry ass bitches. We don't want you here. We don't want you here. If they were so great in your country, then stay there. फॉरेन कंट्रीज में स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है और उन पे ब्रूटली अटैक्स किए जा रहे हैं। An Indian student was stabbed in Australia, Sydney. 28-year-old Shubham Garg was brutally attacked with a knife and allegedly stabbed 11 times on October 6. I'm really scared and so sad, and I'm not feeling safe even at my home. I don't have any words to explain. The only thing I wasn't able to protect my daughter at that time. इंडियंस को इन्वेडर्स और जॉब थीव्स बोलकर डीह्यूमनाइज किया जा रहा है और एक्स और 4chan जैसे प्लेटफॉर्म्स ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लॉन्च पैड बन चुके हैं। जनवरी 2025 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट यानी CHSO ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस के खिलाफ फैलाया जा रहा हेट के दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला, श्रीराम कृष्णन का व्हाइट हाउस में एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजर अपॉइंट होना और दूसरा, सेम 2025 में विवेक रामस्वामी का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डॉज को छोड़ देना। इन सभी चीजों ने अननोइंगली एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बहुत हवा दी और हेट कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई। ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म जिसपे कुछ साल पहले ऐसी चीजों को काफी कंट्रोल रखा जा रहा था, वो इलॉन मस्क के आने के बाद काफी बढ़ गया है। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ये एंटी इंडिया और रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस काफी बढ़ चुका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोग कुछ भी ट्वीट करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं और उनके अगेंस्ट कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। और ऐसे हेट ट्वीट्स मिलियंस ऑफ व्यूज गेन करते हैं जो कि लोगों को प्रोत्साहित करते हैं इंडियंस पर अटैक करने के लिए, ना कि सिर्फ ऑनलाइन बल्कि इन पर्सन भी। पजीत जैसे रेशियल स्लर्स काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। कनाडा में पजीत का इस्तेमाल 2023 से 24 के अंदर 1325 गुना बढ़ चुका है। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो इतिहास में मास जेनोसाइड से पहले देखा गया है। ISD ग्लोबल के रिपोर्ट्स के हिसाब से कनाडा और US में फार राइट ग्रुप्स ने द ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी को अडॉप्ट कर लिया है, जिसके मुताबिक लिबरल इलीट्स जानबूझकर व्हाइट पॉपुलेशन को नॉन व्हाइट पॉपुलेशन से रिप्लेस करना चाहते हैं ताकि वो अपना काम चीप लेबर के साथ करवा सकें। और उनका स्पेशली टारगेट रहता है कि कैसे वो एशियंस और इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट कर सके। अगस्त 2025 में फ्लोरिडा में 3 लोगों की जान चली गई एक ट्रक एक्सीडेंट में, जिसमें सिख ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह पाए गए थे। इस घटना के बाद एंटी इंडियन नैरेटिव काफी तेजी से फैलाया गया। डिपोर्ट ऑल इंडियंस के नारे लगाए गए और इंडियंस को एज ए डेमोग्राफिक थ्रेट भी बताया गया उनके पॉलिटिकल रैलीज और पॉलिसी डिबेट्स में। अमेरिका में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स का एक और बहुत बड़ा कारण है H1B वीजा। H1B वीजा जो कि अमेरिका हर साल यूज करता है दूसरे कंट्रीज से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने कंट्री में लाकर उन्हें ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, वो आज इंडियंस के खिलाफ हेट का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि हर साल 70% स्टूडेंट्स जो H1B वीजा से आते हैं वो इंडिया से होते हैं। जब US टेक सेक्टर में ले ऑफ्स होने लगे तो इसका इल्जाम भी उन लोगों ने इंडियंस पे ही लगाया। उन्होंने ये कहा कि इंडियंस तो बस एक चीप लेबर है और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा फार राइट इन्फ्लुएंसर्स जैसे इलॉन मस्क का। अमेरिका जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कभी लैंड ऑफ ड्रीम्स हुआ करता था, अब वो लैंड ऑफ डेंजर बन चुका है। 2024 से इंडियन स्टूडेंट्स के मौत का सिलसिला ऐसे चालू हुआ कि वो आज तक रुक नहीं रहा है। जनवरी 2024 में 25 साल के विवेक सैनी जो कि MBA स्टूडेंट थे और एक कन्वीनियंस स्टोर पे काम करते थे, एक दिन उन्होंने एक होमलेस ड्रग एडिक्ट जूलियन फॉकनर को ठंड से बचाने के लिए शेल्टर दिया और उन्हें खाने के लिए कुछ चिप्स दिए। इसके बदले फॉकनर ने विवेक पे 50 बार हथौड़े से हमला करके उनकी जान ले ली। ऐसे ही फरवरी 24 में सैयद महाजिर अली जो कि इंडियाना वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन पर शिकागो में 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया। उन लोगों ने इवन इस चीज का एक वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिसमें खून से लथपथ सैयद हेल्प मांग रहे थे उनसे। सिमिलरली ऐसे ही एक केस में 2025 में एडमंटन में पढ़ रहे 2 पंजाबी स्टूडेंट्स जिनमें 27 साल के गुरदीप सिंह और 18 साल के रणवीर सिंह की हत्या कर दी गई। सिमिलरली एक और केस में 21 साल की हरसिमरत सिंह की भी मौत हो गई जब वो बस स्टैंड पे खड़े थे और उन्हें एक स्ट्रे बुलेट आकर लगा। सिमिलरली UK और ऑस्ट्रेलिया में टारगेटेड रायट्स चलाए जा रहे हैं जिसमें इंडियन कम्युनिटीज को
मेन टारगेट बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने पंजाब, हरियाणा और गुजरात के स्टूडेंट्स पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है, जो कि क्लियरली एक इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म का रूप है। यूके में अगस्त 2024 और अप्रैल 2025 में जो एंटी इमिग्रेंट रायट्स किए गए, उसमें भी मेनली टारगेट बनाया गया इंडियन बिजनेसेस और रेस्टोरेंट्स को। अब इतने सारे केसेस को सुनने के बाद आपके मन में एक जनरल सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन देशों में पुलिस और जुडिशरी क्या कर रही है। तो इसका भी एक सिंपल आंसर है, दे आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट दिस। और यहाँ तक कि वहाँ की मीडिया भी इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो इन चीजों को रेयरली या फिर बिल्कुल भी कवर नहीं करते। जनवरी 2023 में सियाटल के एक पुलिस ऑफिसर केविन डेव ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते वक्त एक इंडियन स्टूडेंट को एक्सीडेंट में मार दिया। वो थी 23 साल की जानवी कंडूला, जो कि एक क्रॉस वॉक पर थी। उनके बॉडी कैम फुटेज में ये पाया गया कि एक और पुलिस ऑफिसर जिनका नाम डैनियल ऑर्डर था, जो कि सियाटल पुलिस ऑफिसर गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि शी वॉज जस्ट एन इंडियन, she had limited value, just write a $11,000 check and she was 26 anyway। ये कमेंट्स ये साफ दर्शाते हैं कि उनके लिए इंडियन स्टूडेंट्स की लाइफ्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है। हालांकि काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद ऑर्डर को फायर कर दिया गया, फिर भी केविन डेव के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए गए। उनको बस मिला तो एक स्पीडिंग टिकट। और जब ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स पर फ्रीक्वेंट अटैक्स होने लगे, तो उसे भी वहाँ की पुलिस ने बस रैंडम असॉल्ट्स बताकर इग्नोर कर दिया और उन्होंने कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया। इससे हुआ ये कि वहाँ पर हेट क्राइम के और कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया, जिससे कि कोई हेट क्राइम्स का सिचुएशन में बढ़त नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया में। जब हम दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया या फिर जापान का ऐसे केसेस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देखते हैं और दूसरी तरफ भारतीय सरकार का रेस्पॉन्स देखते हैं, तो फर्क हमें साफ दिखता है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जब एक चाइनीज स्टूडेंट्स की हत्या कर दी गई, तो चाइनीज एम्बेसडर ने तुरंत ही वुल्फ वॉरियर्स स्टैंड लिया। उन्होंने तुरंत ही एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करी और यूएस गवर्नमेंट से जस्टिस की मांग रखी। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइनीज स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो रहे xenophobia को संभालने की जिम्मेदारी यूएस गवर्नमेंट की है। जब यूएस में गन वायलेंस बढ़ा, तब चाइना ने डिप्लोमेटिक लिहाज ना लेते हुए स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी करी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि यूएस बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि यूएस में शूटिंग्स, थेफ्ट और रॉबरीज बहुत ज्यादा कॉमन है। और यहाँ तक कि चाइना ने इस सिचुएशन को एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस तक कह दिया। इसी तरह से ही जापान ने यूएस को एक गन सोसाइटी कहा है और उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए फॉर्म इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं ताकि वो उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख सके। और उन्होंने एडवाइस भी दिया है कि काफी ऐसे जगह हैं जैसे कि शिकागो और डेट्रॉयट को अवॉइड किया जा सके। साउथ कोरिया भी यूएस अथॉरिटीज के साथ काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहता है ताकि उनके सिटीजन्स के खिलाफ हो रहे किसी भी घटना पर वो तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सके। और जब भी कोरियन सिटीजन्स के अगेंस्ट रेसिज्म या फिर किसी भी तरह का हमला किया जाता है, तो सियोल काफी अग्रेसिवली इसकी अकाउंटेबिलिटी मांगता है यूएस से। पर इस सब के कंपैरिजन में जब आप भारतीय सरकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते हैं, तो रियलिटी कुछ और ही बताती है। इनका कहना तो ये है संसद में कि ये लोग स्टूडेंट्स की सुरक्षा को अपनी टॉप प्रायोरिटी मानते हैं, बट रियलिटी कुछ और ही है। ऐसे कई मामलों में इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमेशा बस टू लिटिल या टू लेट ही रहा है। जैसे फरवरी 2025 में नीलम शिंदे के केस में उनके पिता और भाई को एक इमरजेंसी यूएस वीजा चाहिए था, वो उन्हें मिल नहीं पाया और उन्हें जब मिला तब 14 दिन बीत चुके थे। वो वीजा भी पाने के लिए उनको काफी ज्यादा मीडिया कैंपेन्स करना पड़ा और आखिर में एमपी सुप्रिया सूले का इंटरवेंशन के बाद उन्हें जाकर उनको वीजा मिल पाया। जब भारत अपने आप को एक ग्लोबल पावर कहता है और जब हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा सिटीजन्स को एक इमरजेंसी वीजा? क्यों नहीं है भारत के पास कोई इमरजेंसी वीजा प्रोटोकॉल्स? एक तरफ सरकार हमें विश्व गुरु बनाने के सपने दिखा रही है और दूसरी तरफ से वो स्टूडेंट्स के सपने तोड़ रही है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप या NOS 2026-25 में जब 125 सीट्स अलॉट्स हुए थे, तो वहां पर सिर्फ 40 स्टूडेंट्स को ही प्रोविजनल लेटर मिल पाया। बाकी स्टूडेंट्स को अब फंड्स अवेलेबिलिटी के चक्कर में लटका दिया गया। अगर सरकार बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है ओवरसीज स्टडीज के लिए, तो उनकी सेफ्टी की गारंटी कैसे लेगी? अगर इतना सब कुछ भी काफी नहीं था, तो हर साल कुछ ना कुछ फॉरेन ब्लॉगर्स उठकर आ जाते हैं इस देश में, जो कि इस रेसिज्म की आग में घी डालने का काम करते हैं। वो इंडिया की सबसे खराब जगह है और सबसे खराब खाने की चीजों को दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं ऐसे कि जैसे ये इंडिया का ट्रू रियलिटी हो। ये लोग बिल्कुल ही मिनिमम बजट के साथ इंडिया में आते हैं और इन लोगों के लिए
ट्रू वेकेशन स्पॉट्स दिल्ली की पुरानी गलियां और धारावी बन चुकी है। और धारावी तो इन लोगों के लिए जैसे कि जन्नत के बराबर है। और इंडिया में सबसे अनसेफ जगहों पर ट्रैवल करना जहां पर खुद इंडियंस तक नहीं जाते, वो तो इन लोगों के लिए एज ड्रीम कम ट्रू है। अभी रिसेंटली ऐसे ही एक यूट्यूबर टाइलर ओलिवेरा, जो कि कर्नाटक के किसी एक छोटे से गांव में मनाए जाने वाले काउ डंग फेस्टिवल को अटेंड करने आए थे। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि 99% इंडियंस तक को नहीं पता, पर फिर भी ऐसे यूट्यूबर्स इस चीज पर काफी तगड़ी रिसर्च करते हैं और आकर ये सब दिखाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये तो इंडिया में हर कोई मनाता है। उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि ये एक ऐसा हिंदू फेस्टिवल है जो कि हर साल सारे इंडियंस मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग हमेशा ऐसे वीडियोस बनाकर ये कहते रहते हैं कि वो लोग इंडिया की ट्रू रियलिटी दिखा रहे हैं, जबकि इनकी खुद की रियलिटी ही कुछ और होती है। आप एलए का हाल देख लो, या पेरिस का, या फिर यूएस के सबवेज और मेट्रोज का हाल देख लो। हर जगह बस होमलेस और ड्रग एडिक्ट लोग पड़े रहते हैं। वो लोग सड़क पे मुंह देते हैं, या फिर मेट्रोज में, या फिर चलती हुई ट्रेन्स में। और ये लोग अपने देश का इतना बुरा हाल ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे, पर बार बार उठकर इंडिया में आ जाएंगे ताकि इस रेसिज्म की बहती हुई नदी में अपना हाथ धोकर चंद व्यूज के लिए और चंद पैसों के लिए एक देश को डिफेम कर सके। और इस सब चीजों में वेस्टर्न मीडिया हाउसेस का भी काफी बड़ा हाथ है। Indian villagers throwing cow dung at each other as part of a Hindu tradition. People are mad because he made light of it and ignored the cultural significance behind the poo flinging, of course. वो लोग भी बार बार ऐसी चीजों को फॉल्सली प्रेजेंट करते हैं जिनका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर जिनको खुद इंडियंस तक डिनाई करते हैं। अब इन चीजों को कुछ पॉइंट्स में समराइज किया जाए तो इंडियंस के खिलाफ बढ़ता हुआ ऑनलाइन हेट, फिजिकल अब्यूज और वर्बल अब्यूज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अगर 140 करोड़ इंडियंस, जो कि इस पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के 17.5% हैं, वो अगर एक साथ अपनी आवाज उठाएं तो मैं श्योरली ये कह सकता हूँ कि जरूर कोई ना कोई चेंज लाया जाएगा इस पूरे रेसिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट। तो ट्विटर पे जाओ या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, अपनी आवाज उठाओ अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।